ओके। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल मैं आपको भारतीय संस्कृति संगम ये निबंध का परिचय दे रहा था और इसके जो लेखक थे दिनकर जी, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। ये बहुत ही विस्तृत और बहुत गहराई से जुड़ा हुआ निबंध है। जैसे मैंने कहा कि शायद इसको पढ़ाते पढ़ाते 2-3 कक्षाएं गुजर जाएंगी। कोशिश ये करूंगा कि आज इसको मैं खत्म करूं, फिर भी अगर ना हुआ तो फिर नहीं और दूसरे कक्षा में भी देख सकते हैं। तो इस निबंध के अंदर जैसे मैंने आपको कल बता रहा था कि संस्कृति का विकास किस तरह से होता है, और मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था नदियों, पहाड़ों के झरनों का, फिर नहरों का, फिर नदियों का, उपनदियों का, फिर नदियों का और समुद्र का। और ये जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसके अंदर निरंतरता होती है। ऐसा नहीं कि आज से जो 100 साल पहले जो संस्कृति भारत में थी या आज से 50 साल पहले जो संस्कृति भारत में थी, हम देखते हैं कि इन 100 सालों के अंदर जो है बहुत कुछ परिवर्तन हो गए। चाहे वो राजनीतिक रूप से देख लें, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद इस देश को चलाने के लिए कौन लोग आए, किन लोगों ने चलाया, कितने साल तक चलाया। भारत के, क्योंकि भारत गणतंत्रीय देश है, इसलिए भारत के हर अलग अलग राज्यों के अंदर जो हमारे यहाँ अलग अलग तरह की जो सरकारें बनी और उन सरकारों का विचार क्या था और उनकी गवर्नमेंट को चलाने की, सरकारी व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया क्या थी। फिर हम देखते हैं कि आज 65 साल के बाद हम देखते हैं कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उनका प्राबल्य इस देश में हुआ। मतलब वो एक संस्कृति या देश के अंदर परिवर्तन हो, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि राजनीतिक परिवर्तन या सामाजिक या सांस्कृतिक, आर्थिक या धार्मिक, ये जो भी परिवर्तन होते हैं, ये जो है एक सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया के अंदर होता यह है कि बदलाव होता रहता है। और बदलाव जो है संस्कृति का मतलब ये होता है कि भाषा और साहित्य, हमारा उठना बैठना, ये सब जो चीजें उसके अंदर, जैसे मैंने इससे पहले बताया था और विस्तार से मैं समझाता जाऊंगा। तो एक प्रक्रिया है, मतलब आज आज से फिर 50 साल के बाद जो आज हम लोग, हमारी पीढ़ी जी रही है या नई पीढ़ी जी रही है, शायद हम लोग तब तक ना रहे 10-15 साल बाद, तो 50 साल के बाद जो आज की नई पीढ़ी जब पैदा हुई है, तो उस समय की जो है उनकी संस्कृति जो होगी, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होगा। और परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन भी होता है और आंतरिक परिवर्तन भी होता है। मतलब मनुष्य के व्यक्तिगत रूप से, व्यष्टि के रूप में मनुष्य के अंदर परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे मनुष्य के अंदर परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे जो है समाज के अंदर भी परिवर्तन होता चला जाता है, देश के अंदर परिवर्तन होता है, विचारों के अंदर परिवर्तन होता है। तो एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली। अगर पिछले 5000 साल की भारतीय, जिसको हम भारतीय ऐतिहासिक रूप से कहें 5000 साल से, या 3000 साल या 4000 साल की जो हम भारतीय संस्कृति या की बात करते हैं, तो इतना कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ। मैं आगे आपको मैं समझाता चलूंगा। प्रस्तुत निबंध जो है भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक और विवरणात्मक निबंध है, ये दिनकर जी ने लिखा है। फिर वो कहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के संगम एवं तत्संबंधी योगदान का एक सरल और सुबोध परिचय इसमें मिलता है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जातियां इस देश में आई, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग आए, और ये निरंतर प्रक्रिया जो है हम ये देखते हैं कि 4000 साल पहले प्रारंभ हुई। और मतलब ये कहेंगे कि जो अब तक जितना भी रिसर्च हुआ है, शोध हुए हैं, उनके आधार पर, अब तक जितने भी शोध हुए हैं उनके आधार पर ये मानकर चलते हैं कि आर्य इस देश के नहीं थे, आर्य जो है ईरान की तरफ से आए। तो वो लोग जब वहां से निकले और यहाँ आए, तो यहाँ पर यहाँ की जातीय व्यवस्था या यहाँ की संस्कृति वो अलग थी, द्रविडियन संस्कृति जिसको हम कहते हैं, लोग थे। और ये मानकर चलते हैं कि मोहनजोदड़ो जो आज पाकिस्तान में है, जब उसकी खुदाई हुई तो खुदाई में हमको पता लगता है कि आर्यों के आने से पहले या आर्यों के आने के समय तक हमारी संस्कृति बहुत जो है वो, चाहे नागरीय व्यवस्था हो
या ग्रामीण व्यवस्था एक सुचारू रूप से चल रही थी। एक हम इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं इस्टैब्लिश्ड, मतलब जो है एक पूर्ण रूप से एक नागरिक व्यवस्था थी हमारे यहाँ। तो नागरिक व्यवस्था के अंदर, संस्कृति के अंदर ये याद रखिएगा कि हम जो अपने घर बनाते हैं वो भी हमारी संस्कृति से निहित होते हैं, याद रखिए। संस्कृति से अगर अगर हम अमेरिका जाते हैं या अंटार्कटिका जाते हैं या फिर यूरोप जाते हैं, तो वहां जब घर बनाए जाते हैं तो घरों की जो छत होती है ढलानपुर होती है। क्यों होती है? इसलिए कि 5-6 महीने तक वहां बर्फी गिरती है, तो उनको घर वैसे वैसे ही बनाने पड़ते हैं कि बर्फ गिरे तो ढल कर नीचे चली जाए। अगर हम कश्मीर में जाते हैं, थोड़ा बहुत जो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका, वहां पर भी घर भी उसी तरह से बने जाते हैं। तो मतलब मैंने जैसे कहा, घर बनाने का मतलब यह है कि घर जो बनता है वातावरण को देखकर या फिर देश काल परिस्थितियों को देखकर बनता है, वो एक संस्कृति का एक रूप है। तब जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो हम वहां देखते थे कि हमारे यहाँ एक परिपूर्ण रूप से, एक वैज्ञानिक रूप से जो है वहां पर जो है नगर की पद्धति, नगर किस तरह से बसाए जाते हैं, नगर किस तरह से बसने होने चाहिए थी। आर्य आए, आर्यों के साथ फिर जो है वेद आए, उनकी अपनी संस्कृति आई। तो बहुत सारी चीजें हमें देखते हैं पिछले 4000 साल के अंदर कि क्या क्या। फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान में पहली बार जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, अलेक्जेंडर का, यूनानी जो यूनानी मतलब यूनान के लोग थे, तो उनके साथ अपनी संस्कृति, मतलब जो है वो लेखक कहना ये चाहते हैं कि विशिष्ट जातियों और संस्कृतियों का जो है, संस्कृतियां जब आती हैं तो उनके कारण जो है, उनका जो योगदान होता है, उसके कारण भी जो है संस्कृतियों के अंदर बदलाव होता है। और वो संस्कृतियां जो बाहर से आई, वो इस देश की संस्कृतियों के अंदर मिलजुल भी गई। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हुआ चलूंगा। भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति की जो झलक हमें प्रस्तुत की गई है इस निबंध के अंदर, वह पाठक को जिज्ञासु बनाने में सक्षम है। यहाँ पाठक को जिज्ञासु का मतलब, जो हम विद्यार्थी हैं उनको बहुत जरूरी है जानना कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संस्कृति है क्या। तो लेखक की बताने की कोशिश करते हैं, जहां तक जाना जा सकता है, मतलब जो शोध हुए उनके द्वारा, याद रखिएगा बहुत बार होता ही है हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो साहित्य के अंदर एक चीज हमें दिखाई देती है। अगर वेदों को हम देख छोड़ दें, वेदों के अंदर भी समझिए, वेदों के अंदर भी देखिए, वेदों के बाद जो स्मृतियां बनी, श्रुतियां बनी, स्मृतियां बनी, पुराण और साहित्य लिखा गया, वो उस समय के या उससे पूर्ववर्ती जो राजा थे या फिर उनके बारे में लिखा गया। पर वो जब लिखे जा रहे थे तो उस समय वो कौन सा युग था या फिर कौन सा सन था, सन का मतलब जो हम जिसको हम तारीख कहते हैं, इसका कुछ ठीक तरह से अवगत नहीं होता। तो जब ऐतिहासिक रूप से हम शोध करने की कोशिश करते हैं, तो शोध के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि वेदों की जो वेदों के अंदर जो सांस्कृतिक भाषा, संस्कृत भाषा प्रयोग की गई है वो, और फिर साहित्य के अंदर जो संस्कृत भाषा प्रयोग की गई है, जैसे कि कालिदास के समय में या कालिदास से पहले या कालिदास के बाद जो संस्कृत कवि हुए, उस भाषा के अंदर फर्क है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर है, दिखाई देता है। तो ये जो बीच का पीरियड था, ये हमें ठीक तरह से पता ही, मतलब ऐतिहासिक जो जो तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, वो हमें कभी कभी जो है कुछ कुछ पीरियड तक का पता ही नहीं लगता, ये कब बने, कब हुआ। अब ये मानकर चलते हैं कि हिंदू समाज जो हमारा, ये मानकर चलता है राम जो है आज से 9 लाख साल पहले हुए और रामायण जो है 5000 साल पहले हुई। तो 9 लाख समय के बारे में जब वाल्मीकि जो है रामायण लिखते हैं, और 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ और तब जो है वेदव्यास लिखते हैं महाभारत को, तो उस भाषा के अंदर उतना फर्क है नहीं संस्कृत की भाषा के अंदर। तो 9 लाख और 5000 साल के बीच में जो इतना बड़ा एक पीरियड था, क्या उसके अंदर भाषा बदली नहीं है, संस्कृति बदली नहीं है? तो बदली तो होगी, क्यों नहीं बदली। तो ऐतिहासिक तथ्यों के अंदर हमें कुछ विडंबनाएं सी दिखती है, वो दिखाई नहीं देती पूरी तरह से। और देशों के साथ ये नहीं था। अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा, अमेरिका है, यूरोप है, तो उनके पास जो है एक तथ्यात्मक विवरणात्मक शोध उनके पास है।
हमें बार बार ढूंढना पड़ रहा है, हमें कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। शोध का तो सहारा लेना ही पड़ता है, जो तथ्य है उनको तो लेना ही पड़ता है, पर कल्पना का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ता है कि हमको देखना पड़ता है कि कल्पना के माध्यम से कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा वगैरह। तो जैसे मैंने कहा, जो लेखक भी खुद कहते हैं, उनका पहला जो है, पहला ही जो पहली लाइन जो है वो कहते हैं, यहाँ तक जहां तक जाना जा सकता है भारतवर्ष के इतिहास में वह मिलता है कि यहाँ द्रविड़ पहले और आर्य बाद में आए थे। ये जो है शोध के द्वारा तथ्य जो हमें मिला है उसके आधार पर ही वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है लगभग संस्कृति के 4 अध्याय जो है आज से 60-70 साल पहले लिखी गई, 60 साल के आसपास पहले। तो उस समय तक जो शोध हुए हैं उनके आधार पर ये कह रहे हैं कि द्रविड़ पहले यहाँ थे, मतलब द्रविड़ भी यहाँ से यहाँ पर आए हुए थे। ऐसा नहीं कि द्रविड़ यहीं पैदा हुए, मतलब यहाँ पैदा हुए तो उनके जो फोर फादर्स थे या फिर उनके जो वंशज थे वो बाहर से आए थे। और द्रविड़ के बाद फिर यहाँ पर आर्य आए, ये मानकर चलते। द्रविड़ों के पूर्व यहाँ निग्रो और ऑस्ट्रिक जातियों के लोग बसे थे, जिनकी संततियां आज भी वनों में रहती हैं अथवा अंत्यज के रूप में देश की बाकी जनता के साथ हैं। या अंत्यज का मतलब होता है कि बहुत कम लोग बचे हुए हैं और जिनका आपसी संबंध बना अलग अलग जातियों का, उसके बाद जो है बचे। हमारे यहाँ सीसीएम भी करके है, यहाँ पर हमारे यहाँ हैदराबाद में, वहां पर लालजी करके बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो डीएनए का परीक्षण करते हैं, क्रोमोसोम एंड डीएनए जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारी मज्जा के अंदर जो डीएनए होता है उससे पता लगता है कि वही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हम कहाँ से आए थे, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे कहाँ कहाँ से संबंध जुड़े हुए हैं। तो पहले तो ये बात मानी जाती थी कि जो तथ्य आए हैं या शोध हुआ है विज्ञान के द्वारा कि आर्य बाहर से आए और द्रविड़ यहाँ के लोग थे, इसका बहुत सारे जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे, दक्षिणपंथी जो विचारक या फिर इतिहासवेत्ता जो थे, उन्होंने खंडन किया कि नहीं, आर्य यहीं के थे। पर जब डीएनए टेस्ट किया गया लाखों लोगों का और उसकी श्रृंखलाओं को जोड़ा गया तो पता लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कन्याकुमारी हो जो एकदम दक्षिण का जो एक कोना है जहां से श्रीलंका मिलता है, फिर हम देखते हैं पंजाब का एक कोना, पंजाब समझिए, या फिर आज का जो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है या फिर कश्मीर का एरिया, तो वहां के लोगों के कद काठी में, रंग में और शारीरिक संरचना में बहुत फर्क है। तो ये फर्क आया क्यों, कैसे आया, इसको जानने के लिए जो है ऐतिहासिक तथ्य ढूंढे गए। और ऐतिहासिक तथ्य यही है कि भारत के अंदर जितने भी आक्रमण हुए बाहर से, वो पश्चिम की तरफ से। पहले जब यूनानी लोग आए, उसके बाद शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मतलब अलग अलग लोग। वो ईरान की तरफ से, उस तरफ से आ रहे थे, यूनान की तरफ से, इजिप्ट जो आज हम जिसको इजिप्ट या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, वहां से ग्रीक्स समझिए, वो लोग देशों को जीतते हुए आ रहे थे। और उनको बीच में जो हिंदू कुश पहाड़ जो मिले, फिर उन्होंने उसको, उन दरियाओं को पार किया, उन पहाड़ों को पार किया। उनके पास भी यही किंवदंती थी, उनके पास भी यही एक किंवदंती जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर सोने की चिड़िया होती है, पैसा ही है, पैसा ही पैसा भरा पड़ा, बहुत खुशहाल लोग हैं, चलो उसको लूटेंगे करके वो लोग आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग असभ्य नहीं, वो सभ्य थे, यूनानी जो है बहुत सभ्य थे। आगे मैं बताता चला हूँ कि यूनान, हमें अरब से हमने क्या लिया, अरब को हमने क्या दिया, यूनान से हमने क्या लिया, यूनान को हमने क्या दिया, वहां से किस तरह से यूरोप, अंकगणित जो है आज हमारा अंकगणित है, जो जीरो की कल्पना है, शून्य, ये शून्य की कल्पना हमें जो है वेदों में मिलती है। वेदों के अंदर मंत्र है, वेदों के 40 वेद के, यजुर्वेद के 40वां अध्याय में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थ ये है, पूर्ण का मतलब होता है शून्य, पूर्ण जो संपूर्ण है, वहां अपूर्ण नहीं है, शून्य भी वैसा ही है, उसका आदि का पता लगता है ना अंत का पता लगता है, गोलाकार जिसको कहते हैं शून्य।
हर वस्तु जो है शून्य के अंदर मिल जाती है, फिर शून्य से निकलती है, जिसको हम आज साइंटिफिक लैंग्वेज में जो स्टीफन हेम्बर्ग ने कहा बताया था कि ब्लैक होल एक ऐसा शून्य जहां से सब कुछ निकल रहा है। जबकि वेदों के अंदर इसी परिकल्पना की गई है, उसके बारे में लिखा भी गया है। शून्य की पूर्ण, वहां पर पूर्ण कहा गया, आज शून्य कहते हैं। तो शून्य का मतलब ये होता है कि काल की संरचना, काल भी शून्य ही है एक तरह से। हमने जो है अपने हिसाब से उसको 24 घंटों में बांटा है, फिर मिनटों में बांटा है, फिर सेकंडों में बांटा है, फिर पलों में बांटा है, और आज तो और भी उसको बांट लेते हैं हम लोग। दिनों में बांटा है, फिर जो है सप्ताहों में, वर्षों में, युगों में। वेदों के अंदर युगों की बात की गई, और एक युग कितने वर्ष का हो सकता है। फिर वहां परिकल्पना की गई है कि ईश्वर का जो है प्रलय से लेकर प्रलय तक का जो समय होता है वो ईश्वर का दिन है, और प्रलय होने के बाद फिर जब दुनिया की मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर प्रकृति की उत्पत्ति प्रारंभ होती है, वो ब्रह्मा का जो है रात होती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो ये गोला है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, वो लाखों करोड़ों वर्षों पुराना है। तो अभी ब्रह्मा का दिन ही चल रहा है एक तरह से, अगर वेदों के अंदर जो कल्पना की गई उसकी हम बात करें तो यहां मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जितनी भी परिकल्प का, जैसे मैंने कहा कन्याकुमारी और पंजाब जहां से, तो वहां से जो लोग आए उनके साथ अपनी एक नई संस्कृति आई। तो ये माना गया है कि हमारे जो डीएनए परीक्षण हुआ लाखों लोगों का, तो ये माना गया कि आर्य जो उत्तर भारतीय लोग हैं, ज्यादातर उत्तर भारतीय, वे जो हैं इस देश के मूल निवासी नहीं है। याद रखिए, यहाँ के जो मूल निवासी वो द्रविड़ है, मूल निवासी द्रविड़। और एक और भी चीज हुई, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जब संस्कृति की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भाषा और साहित्य आता ही है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के अंदर वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या कन्नड़ हो, कन्नड़ तो बहुत बाद की भाषा है। हम ये मानकर चलते हैं कि तमिल ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, उसके बाद तेलुगु है, उसके बाद फिर मलयालम, फिर कन्नड़। इन भाषाओं के अंदर जो है परिवर्तन बहुत कम हुआ। परिवर्तन कम होने का कारण यही था कि यहाँ पर कम लोग आए, पहुंचे। और जब हम उत्तर भारत की तरफ जाते हैं, गुजरात तक, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, या फिर इस तरफ बंगाल की तरफ तक जाते हैं, या फिर जो आज का उत्तर प्रदेश है, हिमाचल, उत्तराखंड है, यहाँ ये जो भी, या फिर कश्मीर है, पंजाब है, हम ये देखते हैं कि वहां पर परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी आए। संस्कृति के अंदर उपसंस्कृतियों का पनपना हुआ, भाषा के अंदर परिवर्तन बहुत जल्दी। हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं या हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हिंदी भाषा जो है पिछले 1100-1200 साल के अंदर बनी, 1300 साल के अंदर ही बनी। आज जिस खड़ी बोली में बात कर रहे हैं, वो खड़ी बोली जो है 1000 साल पहले नहीं थी, उस समय वो अपभ्रंश थी। तो बताया जाता है कि अपभ्रंश कहां से निकला? पाली से। फिर पाली कहां? प्राकृत कहां से निकला? ब्राह्मी से। मतलब उसके पूर्ववर्ती फिर पीछे जाना पड़ता है। तो फिर अगर तमिल में जाते हैं हम लोग, तो हम देखते हैं कि 3-3.5 से उस भाषा के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत कम परिवर्तन हुआ। उनके जो शिलालेख मिलते हैं, वो तमिल में लिखे हुए शिलालेख मिलते हैं हमें। पर उत्तर भारत की तरफ जो है, हम जब शिलालेख देखते हैं, तो अलग अलग समय में अलग अलग जो राजाओं का राज्य रहा, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने राज्य को स्थापित करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी क्या कहते हैं, विनिमय के लिए जो है, जो पैसों की प्रिंटिंग की, नानी जिसको हम कहते हैं तांबे की प्रिंटिंग, वो सोने या चांदी के जो बनाए गए, क्योंकि उस समय तो कागज तो नहीं था, ना प्लास्टिक था। तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें जो है उनके उनकी अपनी भाषा कहिए या फिर उनकी अपनी संस्कृति कहिए, उनकी अपनी लिपि हुआ करती थी, या फिर जिनको वो पूजते थे उनकी मूर्तियां वगैरह हुआ करती, या खुद कभी कभी राजा की मूर्तियां हुआ करती थी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो है, मैंने जैसे कहा संस्कृति का मतलब, जब इस लेसन को पढ़ाऊंगा तो बहुत ही व्यापक विस्तार से बताना होगा कि किसी भी चीज को पनपने में कितने हजारों साल बन जाते हैं, और उन हजारों के साल के अंदर फिर परिवर्तन तो कंटिन्यू, मतलब जो है एक निरंतरता है इस परिवर्तन की। जब डीएनए का परीक्षण किया गया तो पता लगा कि यहाँ द्रविड़ जो है यहाँ के मूल निवासी हैं।
जो ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से आए। आज भी जो अगर हम अंडमान निकोबार जाते हैं तो अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जहां आज भी ज्वारा जारवा करके लोग बसे हुए हैं, जिनको आज तक छुआ नहीं गया। वहां अंग्रेज भी पहुंचे, बाकी हिंदुस्तान मतलब आज भी उनको संभाल के रखा गया। वो पूरी दुनिया के संस्कृति से या जो वैज्ञानिक प्रगति उससे वो दूर है, आज भी जंगलों में रहते हैं। उनकी भाषा, उनका रूप अलग है। अगर हम छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाते हैं या झारखंड का जो जो आदिवासी इलाका है वहां पर भी वही है। इवन हमारे तेलंगाना के अंदर आदिलाबाद में जो थोड़ा बहुत इलाका है, छोटा सा इलाका है, जहाँ आज भी आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृति है। उनकी भाषा की लिपि तो नहीं है, पर आज भी वो भाषा बोलते हैं वो लोग। परसों में पढ़ रहा था, एक डिटेल्स में पढ़ रहा था कि भारत के अंदर कितनी भाषाएं थी जब भारत आजाद हुआ, और इन 70 साल के अंदर कितनी भाषाओं का विलुप्त हो गए, और आगे जाने के बाद कितनी भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। तो विलुप्त का मतलब ये होता है कि गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो खत्म क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि धीरे धीरे उसको बोलने वाले नहीं होते, धीरे धीरे उसको मानने वाले नहीं होते। अगर हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, रामायण की टीवी सीरियल्स देखें या फिर महाभारत की टीवी वगैरह सीरियल देखते हैं, तो वहां पर जितने भी लोग हैं ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण चुटिया रखते हैं, चोटी जिसको हम बोलते हैं, चोटी रखते रहते हैं। और उस समय के जो राजा या लोग, क्षत्रिय लोग थे, उनके जो है बालों का, आज जो है कोई ब्राह्मण बहुत कम है जो ब्राह्मण चोटी रखते हैं, नहीं रखते। अगर ब्राह्मण का काम करते हैं, जो पुरोहिताई, जिसको हम पुरोहिताई कहते हैं, पंडिताई कहते हैं, वो अगर वो काम कर रहे हैं तो चोटी रखते हैं। नहीं तो बाकी जब वो मेन स्ट्रीम के अंदर, मतलब जो है आज जो जातिगत काम तो नहीं होते, पहले जातिगत जाति से संबंधित ही काम हुआ करते थे, अब जो है जाति से संबंधित काम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो बहुत सारे कारण है उसके। सभ्यता आगे बढ़ रही है, संस्कृति आगे बढ़ रही है, विचार आगे बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, तो इसके कारण जो है परिवर्तन आ रहा है। तो आज जो है हमको कोई बहुत सारे ब्राह्मण हमको चोटीधारी में नहीं मिलते, नहीं दिखाई देते। तो वही परिवर्तन का रूप तो वही है कि होगा वो, तो वो सतत प्रक्रिया है परिवर्तन, जो संस्कृति के अंदर होती है, और वो दिखती भी है संस्कृति के अंदर, पर उसको लगने में सालों साल लग जाते हैं उसको बनने में, और वो एक क्षण में बदलता नहीं है। कभी कभी एक एक पीढ़ी गुजर जाती है, कभी 100-200 पीढ़ियां भी गुजर चुकी होती है। क्योंकि पिछले 100 साल के अंदर हम जो प्रगति देखते हैं, तो उससे 1000 साल पहले के अंदर उतनी प्रगति नहीं थी। 1000 नहीं, 2000 साल में कहेंगे, प्रगति उतनी नहीं थी। तो प्रगति का पहिया बहुत बहुत तेजी से दौड़ा है इन 100 सालों के अंदर, और पिछले अगर 10-20-25 साल में देखते तो और भी ज्यादा। तो लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि भाषा, संस्कृति, साहित्य, लिपि, खान पान, उठना बैठना, ओढ़ना, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है संस्कृति के वाहक है। संस्कृति हमें वही झलकती है कि परिवर्तन किस रूप में हमारे अंदर आया। तो जैसे मैंने कहा कि डीएनए परीक्षण किया तो पता लगा कि भारतीय जो उत्तर भारतीय हैं वो यहाँ के नहीं, इस देश के नहीं है, वो बाहर से आए। तो अगर हम ये देखें तो उसका एक रूप दिखाई देता है। एक हमें देखते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू समाज के अंदर जो महान पुरुष हुए हैं या फिर अवतार पुरुष हुए हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके अंदर हमें जो है अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। वेदों के अंदर इंद्र की कल्पना की, जिसको पुरंदर कहा गया, जो सभी राजाओं का, सभी देवताओं का देव था, इंद्र की कल्पना। पर यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो लोग जो शिव की पूजा करते थे, लिंग की पूजा, शिव का मतलब लिंग, जो पुरुष का लिंग होता है, वो लिंग की पूजा करते थे। उनकी परिकल्पना यही थी। तो फिर हम देखते हैं कि ग्राम देवताओं की पूजा है, जो कि दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा है, उत्तर भारत के अंदर कम होती है। याद रखिएगा, उत्तर भारत के अंदर जो है, मैं रहा हूँ, पढ़ाई मैंने की है, जब मैं जाता था तो वहां पर जो है उत्तर भारत में ग्राम देवताएं बहुत कम है। जैसे अगर हम तेलंगाना की बात करें तो इसमें हम मैसम्मा है, पोचम्मा है, बालम्मा है, गंडी मैसम्मा है। मतलब जो है यहाँ पर जो है गांव के नाम पर देवताओं का नाम, देवी देवताओं का नाम रख लेते हैं हम लोग। मतलब ये सभी सभी जो है ग्राम देवी या देवता है।
इनके लिए बहुत बड़े-बड़े मंदिर बनाने की जरूरत नहीं थी उस समय। किसी भी गाँव के पास से जो पानी का तालाब रहता था या नहर गुजरती थी, वहाँ पर एक छोटा-सा मंदिर स्थापित कर लेते थे वो अपने अपने हिसाब से। क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था ना होने के कारण जो है, ग्राम देवियों का और ग्राम देवताओं का जो है, वो अपने हिसाब से उनकी जो है पूजा करते थे। तो उस समय उनको जो है बलियाँ भी दी जाती थी, ग्राम देवी देवताओं पे, बलियाँ। वो जो पशुओं की बलि होती थी उस समय। जब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान शब्द नहीं नहीं यूज़ करूँगा, भारत के अंदर जब आर्य आए, तो आर्यों के साथ जो है एक अलग प्रकार के देवी-देवता आए, याद रखिएगा। और वो जितने भी देवी-देवताएँ हैं, वो ज़्यादातर शाकाहारी हैं, याद रखिएगा शाकाहारी। वो मांसाहारी नहीं है। राम है, कृष्ण है, विष्णु है या फिर ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं, ये सभी के सभी शाकाहारी जो हैं। देवी भी, चाहे वो सरस्वती की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, पार्वती की पूजा करें, माँ अम्बे माता की पूजा करें, मतलब अलग-अलग जो रूप हैं। इसमें चंडी हैं, चंडी का रूप, दुर्गा का रूप और काली का रूप अलग। उनके हाथ में लटकते हुए हमें राक्षसों के सर तो दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये जो रूप हैं, और जब हम ग्राम देवी और ग्राम देवताओं की बात करते हैं, तो हम उस रूप को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो तो मांसाहारी हैं। फिर हिंदुस्तान के अंदर जब ये लोग आर्य आए, तो आर्यों के अंदर एक और चीज हुई कि इन लोगों के साथ जो है बाद में, क्योंकि हम जब रामायण देखते हैं तो रामायण के अंदर सब जगह एक ही बात आती है। जहां जहां राम युद्ध करने के लिए जाते हैं, राक्षसों को मारने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक वर्णन आता है कि ऋषि जो है जंगलों में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, और उसको ध्वंस करने के लिए राक्षस क्या कर रहे हैं, उसमें जो है पशुओं की बलि, गायों की बलि, उन चीजों को लाकर जो है उस यज्ञ के अंदर, यज्ञ के हवन कुंड के अंदर पटक रहे हैं, दे रहे हैं। तो जंगलों में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, फिर वो अपने राजा के पास, कोई भी हो सकता था, वो जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के अंदर जो है हम, यज्ञ हमारा जो हो रहा है, इसमें जो है राक्षस आकर विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। और विघ्न क्या कर रहे हैं, इस तरह जो है वो मांस मांस के लोथड़े, मांस के शरीर या मांस के जो टुकड़े, गाय है, बैल है, मतलब अलग है, उसको लाके इसमें डाल दे रहे हैं। तो हमारा विघ्न, हमें विघ्न हो रहा है, हमारे यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ रहा है। तो उनकी रक्षा करने के लिए फिर जो है राजा, वो राम भी हो सकते हैं और बहुत सारे राजा उनसे पूर्ववर्ती जितने भी हुए, वे सभी जो है राक्षसों को मारने के लिए निकलते हैं, उनको उनको पराजय कर देते हैं और वो भाग जाते हैं राक्षस। हमें ये दिखाई देता है रामायण के अंदर। तो वो एक संस्कृतियों की लड़ाई थी आपस में, याद रखिएगा। राक्षस, सुर और असुरों के बीच में एक तरह से दो अलग-अलग विभिन्न जो संस्कृतियां थी, उन संस्कृतियों की लड़ाई हो रही थी। और दोनों दोनों भी अपने आप में जो है नागरिक व्यवस्था में थे। रामायण की बात करें तो राम के नागरिक व्यवस्था से, अयोध्या की नागरिक व्यवस्था से, रावण की नागरिक व्यवस्था से ज्यादा अच्छी थी। मानते ना, सोने की लंका में रहते, तो वहां पर कोई गरीब नहीं था। पर वहां विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो अलग अलग उप संस्कृतियों की लड़ाई थी। जबकि रावण खुद ब्राह्मण थे, पर उनको असुर कहा गया, राक्षस कहा गया। विचारधारा और राम। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस निबंध के अंदर दिनकर जी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो संस्कृति बनी आज, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, वो देश क्या पहले वैसा ही था? इस देश को बनने में हजारों साल लग गए। तो हजारों साल के बाद जो हम आज संस्कृति दिखाई दे रही है, वो जरूरी नहीं है कि आज से 50 साल बाद वही रहे। बदलाव तो होगा। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण देता रहता हूँ, दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, खान पान की व्यवस्था, द्रविड़ जो थे वो मांसाहारी थे और जो आर्य आए हुए थे वो शाकाहारी थे, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया। पर बाद में ये हुआ, बौद्धों से पहले, महात्मा बुद्ध से पहले, कि यहाँ पर जो यज्ञ होने लगे, इन यज्ञों में जो है बलियां दी जाने लगी। जिन बलियों का जो है विरोध, राक्षसों का विरोध रामायण में राम कर रहे हैं, यहां पर आने के बाद हुआ ये कि बलियां दी जाने लगी। वो गाय की बलि हो सकती है, अश्वमेध यज्ञ रामायण में
रामायण के अंदर राम या अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उनके घोड़ों को रोकते हैं, उनके पुत्र लव और कुश। बाद की जो समय में आने के बाद जब अश्वमेध यज्ञ होने लगे तो उसमें घोड़े की बलि दी जाने लगी, पशुओं की बलि दी जाने लगी। जिस गाय को आज जो है हम पवित्र मानते हैं, उस समय गायों की बलि दी जाती थी, भैंसों की बलि दी जाती थी, और बहुत बार जो नर बलि भी दी गई है, जो आज भी कुछ आदिवासी समाजों के अंदर कभी-कभी होता है, अब नहीं होता है। बहुत ही रेयर जिसको हम कहते हैं, कभी ऐसी कोई घटना घट जाती है, जहाँ पर अच्छी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नर बलि दे देते हैं लोग। वो अंधविश्वास के कारण। आज हम उसको अंधविश्वास कह रहे हैं, उस समय वो विश्वास था। तो बीच का समय, फिर गौतम बुद्ध जब आए, तो गौतम बुद्ध के साथ फिर अहिंसा की बात उठी, बलियों की बात खत्म हुई कि भाई हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर बलियों को नहीं दी जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन के अंदर हिंसा का मतलब ही नहीं होता कोई। हमें पशुओं और पक्षियों को या फिर जो भी है, किसी की बलि लेने का हक नहीं है। एक फिर वो एक बौद्धिज्म जिसको कहते हैं, बुद्ध का जो है, या फिर महावीर, उनसे 50 साल पूर्व में जो महावीर जैन हुए, उनकी जो अहिंसा की, वो जो उनकी अहिंसा जो है बहुत ही एक्सट्रीम जिसको कहते हैं, उस अहिंसा को लेकर चला है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के अंदर जो हीनयान, महायान, ये चले। फिर वहां पर जैन धर्म के अंदर पीताम्बर, श्वेतांबर, पीताम्बर वगैरह, जो अलग अलग छोटे छोटे रास्ते निकले। जब हीनयान जो है तिब्बत से होकर चाइना पहुंचा, तो तिब्बत के अंदर तो फिर वहां पर साग सब्जियां तो होती नहीं थी, फिर करें क्या? तो वहां पर फिर परिवर्तन हुआ कि नहीं, हम मांस खा सकते हैं, जो वहां पर उपलब्ध था, क्योंकि उस समय के लोग वहां वही खाते थे, याक जो मिलता था पर्वतों के अंदर, हिमालय के पर्वत में, तिब्बत में। तो याक जो है वहां के रहने वाले लोगों के लिए जो है वो जीविका का भी साधन था, उससे वो लोग खेती भी करते थे, जो थोड़ी बहुत उगाते थे, उसका भी दूध, उसी का दूध पीते थे, उस दूध से जो मक्खन निकलता था उससे पीते थे, उसके जो याक के जो बाल होते थे उससे वो कपड़े बनाकर पहनते थे कि उससे उससे जो है ठंड की रक्षा हो सकती थी। उस समय उन्होंने भेड़ों को भी पालना, उन्होंने बकरियों को पाला नहीं, भेड़ों को पाला। तो भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे कपड़े बनाना, कपड़े से उनकी सुरक्षा सुरक्षा होती थी, ठंड से बचाव होता था, और उसका दूध भी पीते थे और उसको खाते भी थे। मतलब एक वहां पर जाने के बाद जो है, जो बुद्ध मांसाहार जो है अहिंसा की बात करता है, वहां पर जो जीने के लिए है जरूरी। हम बंगाल में जाते हैं या फिर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जाते हैं, वहां पर बांध, वहां पर जो है बिहार में भी बहुत सारी जगह, वहां पर ब्राह्मण जो है मांसाहार को जो मछली को खाना मांसाहार मानते ही नहीं। तो ये परिवर्तन हुआ है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है इन चीजों को जानना, कि जो चीज एक जगह निषिद्ध है, वह चीज दूसरी जगह निषिद्ध नहीं है। निषिद्ध का मतलब गलत मानना या नहीं करना, जिसको हम कहते हैं, नहीं है। क्योंकि जीविका का साधन, जीने का तरीका, और वहां पर जो देश काल और वातावरण के कारण जो उपलब्ध है चीजें, वही उन्हीं के द्वारा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये चीजें हो रही हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, या अटक से लेकर कटक तक जो आज का भारत है, हमें दिखाई देता है राजनीतिक रूप से। इससे पहले तो सांस्कृतिक रूप से भारत का जो है बहुत बड़ा था। तो खाने पीने का तरीका बिल्कुल अलग है, खाने पीने का तरीका बिल्कुल अलग है। देवी देवताओं के पूजने का तरीका अलग है, याद रखिए, देवी देवताओं को पूजने का बिल्कुल ही तरीका अलग है। और किन देवियों को पूजा जा रहा है, किन देवताओं को पूजा जा रहा है, ये जो है संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, याद रखिए। जैसे मैंने कहा कि दक्षिण भारत के अंदर ग्राम ग्राम देवी देवताओं का ज्यादा प्रचार था, और उसमें उनके लिए शिव थे, उनके पास ब्रह्मा और विष्णु नहीं थे। ब्रह्मा और विष्णु दशावतार के अंदर शिव अवतार ही नहीं है, आश्चर्य की बात है। दशावतार के अंदर न ब्रह्मा अवतार है न शिव है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो जो आर्यों से जुड़े हुए अवतार है। हाँ ठीक है, वो प्रकृति से जुड़े हुए अवतार है। जैसे मैंने कहा, पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार है, उसके बाद कच्छप अवतार है, उसके बाद जो कूर्मा अवतार, मतलब अलग, कच्छप का मतलब कूर्मा अवतार, उसका नरसिंह अवतार वगैरह वगैरह। साइंटिफिक भी है एक तरह से देखा जाए तो। ये अवतार की पद्धति, शिव विष्णु के अवतार नहीं है, ब्रह्मा विष्णु के अवतार नहीं है। ब्रह्मा जो है आर्यों की कल्पना है, इंद्र आर्यों की कल्पना है, जिनको संस्कृत के अंदर, वेदों के अंदर पुरंदर शब्द कहा। और शिव जो है, शिव का जो दूसरा रूप रुद्र रूप है, वो जो है आर्यों की कल्पना है।
तो इस तरह से जो है संस्कृतियों का विघटन, संस्कृति का गठन, संस्कृति के अंदर परिवर्तन, ये आता आता रहा है। अगर हम एक तरह से देखें खाने-पीने का ढंग, जैसे मैंने कहा खाने-पीने का ढंग, अगर हम अ, दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो नारियल हम खाते हैं। वहाँ नारियल का जो है तेल प्रयोग किया जाता है खाने के अंदर। जब हम उत्तर भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि सरसों का तेल जो प्रचुर मात्रा में गेहूँ के साथ पैदा होता है, उनको प्रयोग किया जाता है। गुजरात जाते हैं तो मूँगफली का तेल, बंगाल की तरफ जाएँगे तो उस तरफ अलग। तो क्योंकि जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है, जहाँ चीज़ मिलती है, उसी को लेकर वो लोग खाने-पीने का तरीका बनता है। पर देश के अंदर अंग्रेजों के आने के बाद और आवागमन का साधन इस देश के अंदर, जब आवागमन का साधन बनने लगा, तो आवागमन के साधन के लिए रास्ते बनने लगे, गाड़ियों का आविष्कार हुआ, चाहे वो पहली बार रेल का आविष्कार हो या बसों का हो या लारियों का हो या कार का हो, जो भी है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जब अंग्रेजों ने इस देश में रेलवे लाइन बिछाई, तो रेलवे लाइन बिछाने का कारण ये था उन लोगों को कि सेना को जो है एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाया जाए। अगर कहीं कोई क्रांति होती है या विद्रोह होता है, क्रांति के बजाय हम विद्रोह शब्द कहेंगे, विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि हथियार बदल चुके थे। टीपू सुल्तान से पहले और टीपू सुल्तान के समय तक बंदूकें हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी थी। अंग्रेजों के स्पेनिश, तुर्क और फ्रेंच अंग्रेजों से पहले जो वो लोग आए थे, उनके साथ ये नए हथियार आ चुके थे। हमारे पुराने पुराने जो हथियार थे वो तलवार थे। हमारे पुराने लड़ने के जो साधन थे वो घोड़ा घोड़ा या हाथी हुआ करते थे या फिर राजस्थान में गए तो ऊँट हुआ करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारी चीजें बनी। उन्होंने घोड़ों को अपनाया पर लड़ने के हथियारों को बदल दिया। बंदूक जब आई तो वो दूर से किसी को मार रहे थे। तो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने रेल की पटरियों का जो है जाल बिछाया। तो आवागमन जैसे-जैसे बढ़ने लगा तो एक जगह से जब दूसरी जगह लोग पहुँचे, तो पहुँचने के बाद जो है, जिस नई जगह वो पहुँचे तो उस नई जगह पर जो है उन लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी दी और कुछ चीज़ें अपनी ली। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए कहें। आज हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर सभी जगह जो है ज़्यादातर स्त्री शहरों में रहने वाली, गाँव तक अभी तक पहुँचा है, 50% तक पहुँच गया है। चूड़ीदार पाजामा या फिर सलवार कुर्ता पहनते हैं औरतें, जो लड़कियाँ भी हैं, बड़ी औरतें भी हैं, शादीशुदा भी पहनते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये पंजाब से आया हुआ है, उसको पंजाबी सूट ही कहा गया, याद रखिएगा। चूड़ीदार पाजामा या सलवार कुर्ता, ये है संस्कृति का के अंदर परिवर्तन और संस्कृति का नए तरीके से बनना। जो पंजाब की वेशभूषा है, जबकि दक्षिण भारत की जो वेशभूषा है उसमें औरतें जो है या तो 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी या 16 गज की साड़ियाँ। जब भारत माता की कल्पना की जाती है, भारत माता की जब कल्पना की जाती है तो दक्षिण भारतीय जब राजा रवि वर्मा जो है भारत माता की कल्पना करने के बाद जो भारत माता की तस्वीर बनाते हैं राजा रवि वर्मा, उनके उस भारत माता की कल्पना के अंदर जो भारत माता ने जो साड़ी पहनी हुई है वो 9 गज की साड़ी है, याद रखिएगा। नौवार जिसको हम कहते हैं। महाराष्ट्र में नौवार कहा जाता है, हिंदी के अंदर उसको 9 गज कहेंगे। साड़ी है, भारत माता की साड़ी है। वही भारत माता जब उत्तर प्रदेश में पहुँचती है, यूपी में पहुँचती है या फिर उत्तर भारत में पहुँचती है, फिर वो साड़ी में परिवर्तित हो जाती है, जो वहाँ 6 वार की साड़ी, 9 वार की नहीं। जब 6 वार में और 9 वार में फ़र्क ये है कि दक्षिण भारत की जो औरतें काम करती थी खेतों में, तो साड़ी पहनती थी पर 9 वार का पहनती थी, जो एक तरह से लंगोट की तरह जो है पीछे से बाँधा जाता। और पंजाब की जैसे मैंने कहा कि पंजाब का सूट पंजाबी सूट ये कहिए, चूड़ीदार पाजामा कहिए या फिर उसको सलवार और कुर्ता कहिए। ये जो वहाँ पर जो है इसलिए पहना जाता था कि वहाँ पर भी औरतें आज भी जो है ज़्यादातर औरतें जो है खेतों में काम करती हैं। तो खेतों में काम करने के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं, वो वस्त्र इस तरह से होने चाहिए जो शरीर को तो ढके ही और काम करते वक़्त आड़े ना आए, मतलब बीच में ना आए, परेशानी ना हो। पर वो ये हुआ कि वो जो है पूरा शरीर को ढकता है, इसलिए वो फैशन के रूप में धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में चला गया और आज जो है, जहाँ-जहाँ हिंदुस्तानी औरतें पहुँची हैं पूरे दुनिया के अंदर, वहाँ-वहाँ जो साड़ी के साथ जो है, वो चूड़ीदार पाजामा पहुँचा है, पूरे दुनिया के अंदर याद रखिएगा। अगर हम उड़ीसा में चले जाते हैं,
तो वहां पे ग्रामीण जो व्यवस्था, ग्रामीण औरतें हैं वो तो ब्लाउज ही नहीं पहनती आज। पुराने लोग, नए लोग तो अब पहनने लगे, नए लोग पहनने लगे। पुराने समय के जो लोग थे, औरतें थी जो खेतों में काम करती थी गाँव में, वो ब्लाउज नहीं पहनती थी। एक ही साड़ी रहती थी जो ऊपर से नीचे तक ढकी हुई रहती थी। वो जो है, जो वक्षस्थल है स्त्री का उसको भी ढकती थी, पीठ को भी ढकती थी और शरीर को तो ढकती ही। और उसको उसमें उसमें वो खेतों में काम करते थे वो लोग। हमारे हमारे यहाँ पर जब राजस्थान के अंदर आदिवासी लोग हैं, और हम जिनको आज तेलंगाना के अंदर या फिर थोड़ा सा भाग जो एपी का है, आंध्र प्रदेश का है, उसमें हम लंबाड़ी जिनको कहते हैं, लंबाड़ियों में भी 2-3 तरह के लोग। तो आज से 25 साल पहले जो औरतें लंबाड़ी ड्रेस वगैरह पहनती थी, या फिर उनका जो है बालों को बांधने का तरीका जो रहता था, बालों के अंदर जो है वो किस किन किन चीजों को प्रयोग करती थी और किस तरह से उनको बालों को बांधा जाता था। और जो है पहले तो हाथी के दांत से जो अब गहने बनाए जाते थे, बाद में वो प्लास्टिक के हो गए, जो हाथों में पहनते थे, पूरे हाथों को ढका हुआ रहता था। आज जिसको हम इंग्लिश में टाटू कहते हैं, वो लोग जो है पहले से ही बनाया करते थे। और उनके कपड़े पहनने का ढंग, उसके अंदर जो कांच का प्रयोग, मोतियों का प्रयोग, या दो जो भी उनको मिलता है वहां पर, उनका प्रयोग करते हुए कपड़ों को सिलने का। और उनके जो है ऊपर के जो ब्लाउज वो रहते थे, वो आगे से तो ढके रहते थे और पीछे से खुले रहते थे पूरी तरह से। फिर हम देखते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, जो लंबाड़ी पीढ़ी है, या फिर कहिए राजस्थान के अंदर आदिवासी पीढ़ी है, उन लोगों ने औरतों ने तो वो पहनना ही बंद कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल टोटल एकदम बंद कर दिया। अब वो जो है हमको, उनको नाम से हम जान सकते हैं कि लंबाड़ी है, या थोड़ा बहुत रूप से हम जान सकते हैं लंबाड़ी, या फिर आज वो बताएंगे कि हाँ हम लंबाड़ी एसटी है, तो हम अच्छा आप लंबाड़ी है, ओके। पर पहले जो है परिवर्तन हमको हमें पहले जो है भौतिक रूप से दिखाई देता था। जैसे मैंने कहा कि हर हर वातावरण का, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से हमारे यहाँ कपड़े पहने जाते थे, और उनके वस्त्र जो है पूरे कॉटन से बनते थे पहले, सूत से जिसको हम कहा गए, हमारे देश में सूती था। महात्मा गांधी ने तो वही तो कहा था कि भाई सूत का, खादी जो है, खादी का उन्होंने प्रयोग किया और खादी को देश के अंदर प्रचलन किया उन्होंने। उससे पहले भी था, बाद में जब पॉलिस्टर आया उसके खिलाफ, विदेशी के खिलाफ स्वदेशी वस्त्रों को जलवाया उन्होंने, विदेशी वस्त्रों को हम नहीं पहने। तो इस तरह से परिवर्तन। तो आज की जो पीढ़ी है, लंबाड़ी पीढ़ी है, हम देखते हैं कि वो लोग वो नहीं पहनते। आज तो लंबाड़ी लड़कियां तो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, जो आज जो चीज फैशन में उन सबको धारण करते हैं। तो ये जो परिवर्तन है धीरे धीरे होता है, और पीढ़ियां लग जाती हैं। कभी कभी एक आध दो पीढ़ियों में ही परिवर्तन हो जाता है, कभी सैकड़ों पीढ़ियां लग जाती परिवर्तन। तो ये हम देखते हैं कि कपड़े पहनने ओढ़ने में, आज हम देखेंगे कि आप कश्मीर चले जाइए, या फिर उत्तर प्रदेश चले जाइए, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी चले जाइए, आपको इडली डोसा मिल जाए, इडली और डोसा मिल जाए, वड़ा भी मिल जाए। क्यों मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि आवागमन के साधन बने, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे काम काम करने के लिए जाना पड़ा। वो जब काम करने के लिए वहां चले गए, तो अपने साथ अपनी संस्कृति, जो उपसंस्कृति है याद रखिए, उसको लेकर चले गए। उसके साथ साथ वो अपने साथ खाने पीने का, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कुछ लेके गए। और उनके अंदर भी परिवर्तन आया, ऐसा नहीं कि उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, ऐसा नहीं है। वहां जाने के बाद दिखा कि उन्होंने, हमारे जो खाने की पद्धति है या हमारे खाने की पद्धति के जो सामान है वो ठीक तरह से नहीं मिल रहे, तो करें क्या? तो वहां की जो पद्धति उसने को अपनाया। पार्टीशन से पहले, हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद, सिख जहां जहां गए, आवागमन, जैसे मैंने कहा आवागमन के साधन, जब रोड से ट्रकें चलने लगी, बसें चलने लगी, तो हम देखते हैं कि रोडों के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोडों के किनारे किनारे आपको ढाबे मिल जाएंगे, पंजाबी ढाबे। अब उनमें भी ढाबों में परिवर्तन है बहुत सारे। तो क्यों? इसलिए कि आवागमन के कारण, माल की ढुलाई के कारण, जब ट्रक चलने लगे, तो ट्रक में जो ड्राइवर या क्लीनर जो लोग जाते थे सामान को लेकर, एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जा रहे थे, तो उनके लिए खाने के लिए क्या करेंगे? खाना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उनको जो खाना खाना था या खाना खाने का पसंद था, वो नहीं मिल रहा था। तो ढाबे खोले गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आप जो है कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे तो रोडों के किनारे आपको ढाबे मिल जाएंगे, चाहे थोड़े थोड़े दूर में मिले, पर आपको जरूर मिलेंगे ये। हाँ, हाँ जी। तो ये ढाबे जो है उस संस्कृति का है,
तो अब हुआ ये कि सिर्फ वहां पर क्या पंजाबी लोग हैं वही जाके खाते हैं? नहीं, हम सब लोगों ने उस खाने को प्रारंभ किया। तो ये संस्कृति का अदलाव बदलाव या आवागमन या फिर विस्थापन कहिए, ये सब चीजें उनके साथ होती हैं। इस लेसन को मैं थर्ड क्लास तक लेके जाऊंगा, तीसरी क्लास में पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको क्लास 1